जय हिंद मित्रों। हमारे YouTube चैनल RS एग्जाम में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। मित्रों, आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन को लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में हिंदी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आप फुल सपोर्ट करिए हमारे चैनल को और आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था मित्रों, ए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। 14 सितंबर जो है 14 सितंबर को 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, ऑप्शन बी इसका 14 सितंबर 1949 को मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी व्यंजन। यहाँ पर बोली जो होता है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भी भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। जो भी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भी भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। और व्याकरण जो है भाषा के लिखने का जो सुव्यवस्थित तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता से लिखे या बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर मित्रों जो स्वतंत्र रूप से जो है उच्चारण होता है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर। स्वर जो है वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। आपको इसमें से तद्भव शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी पक्ष, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी मानसिक। यहाँ पर आपको तद्भव शब्द छांटना है। यहाँ पर तद्भव शब्द आपका हो जाएगा ए कपूर। कपूर का अगर तत्सम शब्द पूछ लिया जाए तो यहाँ पर कपूर का जो तत्सम शब्द होता है दोस्त, ये होता है कपूर। कपूर का एक तत्सम शब्द है और एक कपूर जो है तद्भव शब्द है। यहाँ पर तद्भव शब्द आपको बताना था, बाकी सभी क्या हैं? सब तत्सम शब्द हैं, केवल कपूर जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? मित्रों ध्यान देना है, इसमें कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है बताना है इसमें। ऑप्शन ए हाजिर हाजिर जवाब, ऑप्शन बी खुदगर्ज, ऑप्शन सी फुर्तीला, ऑप्शन डी तीव्र बुद्धि। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा खुदगर्ज, ऑप्शन बी हो जाएगा खुदगर्ज। यहाँ पर चतुर का जो समानार्थी शब्द हो जाएंगे हाजिर जवाब हो जाएगा, फुर्तीला हो जाएगा, तीव्र बुद्धि के हो जाएंगे, लेकिन जो खुदगर्ज है इसका समानार्थी शब्द नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए व्यर्थ, ऑप्शन बी गंदा, ऑप्शन बी असंभव, ऑप्शन बी डी जो हो जाएगा पेचीदा। यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जटिल का ऑप्शन डी हो जाएगा पेचीदा। पेचीदा जो है ये जटिल का अर्थ है। और पेचीदा के और पर्यायवाची हैं, जैसे कि कठिन है, कठिन, दुर्बोध,
दुर्बोध। ये सब जो हैं जटिल शब्द का अर्थ मतलब पर्यायवाची हैं। कठिन, दुर्बोध, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए आदान प्रदान, ऑप्शन बी आदान निदान, ऑप्शन सी प्रदान विदान, ऑप्शन डी आदान समाधान। इसका सही उत्तर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आदान प्रदान। आदान का प्रदान हो जाएगा विलोम शब्द, यही युग्म क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिया गया है, कर का अर्थ नहीं होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी टैक्स। यहाँ पर कर का अर्थ नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर। सूर जो है कर का अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। और जो कर के अनेकार्थ हैं जैसे कि हाथ है, किरण है, टैक्स है, ये सब कर के अर्थ हैं। कर शब्द के अर्थ हैं, लेकिन सूर्य जो है इसका अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। आपको जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए आध्यात्मिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी शास्त्रीय, ऑप्शन डी नैतिक। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा जैसे कि जिसका संबंध धर्म से हो, जिसका संबंध धर्म से हो वो धार्मिक कहलाता है। जिसका संबंध धर्म से होता है वो धार्मिक कहलाता है। और जिसका संबंध शास्त्र से होता है, जिसका संबंध शास्त्र से होता है, शास्त्र से होता है वो शास्त्री कहलाता है, वो शास्त्री कहलाता है। जिसका संबंध शास्त्र से होता है वो शास्त्री कहलाता है। और जिसका संबंध अध्यात्म से है वो आध्यात्मिक कहलाता है। इसका उत्तर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। यहाँ वाक्य में त्रुटि का क्या आधार है? ऑप्शन ए कारक का, ऑप्शन बी वचन का, ऑप्शन सी विशेषण का, ऑप्शन सी लिंग का। यहाँ पर आपको त्रुटि बताना है किस पार्ट में है, कारक पार्ट में है कि वचन पार्ट में है कि विशेषण पार्ट में कि लिंग पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कारक। क्यों होगा? क्योंकि जो शब्द यहाँ पर दिया गया है ए दिए गए वाक्य में कारक की विभक्ति की त्रुटि है। और यहाँ पर इसका जो सही हो जाएगा, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। यहाँ हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, होश में लाए। इसका सही रूप हो जाएगा, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। ये सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है लक्ष्मण के लिए होश लाए, यही गलत था। तो एक कारक का जो है गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया गया है, मित्रों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पद्मावत के रचयिता कबीर हैं। ऑप्शन बी पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं। ऑप्शन सी पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। ऑप्शन डी पद्मावत के रचयिता तुलसीदास हैं।
यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पद्मावत के जो रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं पद्मावत के रचयिता, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ए नायिका, ऑप्शन बी लेखिका, ऑप्शन सी वधू, ऑप्शन डी धावक। यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि नायिका, लेखिका और वधू ये सभी स्त्रीलिंग है। ये सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग है। और आपको बताना क्या है? पुल्लिंग। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका धावक। धावक जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मित्रों, आपको समझना है, एक क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। पहले पूछता था कि मिठाई शब्द का बहुवचन क्या होगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछ लिया है मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। अब आपको एक वचन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मीठे, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी मिठाइयाँ, ऑप्शन सी मिठाइयाँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मिठाइयाँ। मिठाइयाँ शब्द जो है मिठाई का बहुवचन है, लेकिन आपको बहुवचन से एक वचन बनाना है, तो मिठाइयाँ से एक वचन बनेगा क्या? मिठाई। इसलिए यहाँ पर पूछा क्या गया है? मिठाई शब्द शब्द का एक वचन है, तो ये मिठाइयाँ शब्द का एक वचन क्या है? मिठाई है। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, संज्ञा का भेद नहीं है। यहाँ आपको बताना है संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। यहाँ पर जो संज्ञा के प्रकार होते हैं, संज्ञा के जो प्रकार होते हैं मित्रों, संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। पदार्थवाचक और एक होता है समूहवाचक। समूहवाचक, ये जो है संज्ञा के प्रकार हैं। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और एक भाववाचक होती है। तो यहाँ पर आपको संज्ञा का भेद नहीं है बताना है मित्रों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस संज्ञा के पर भेद नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए संज्ञा के लिए, ऑप्शन बी सर्वनाम के लिए, ऑप्शन सी विशेषण के लिए, ऑप्शन डी अलंकार के लिए। यहाँ पर मित्रों जो संज्ञा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और जो सर्वनाम होता है, संज्ञा के ही स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। विशेषण जो होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको बताना है वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संज्ञा के लिए जो है वचन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। दोस्तों, अब यहाँ पर यह कुत्ता मेरा है, यहाँ कहीं संख्या का बोध हो रहा है? नहीं, इसलिए संख्यावाचक नहीं होगा।
यह कुत्ता मेरा है, इसमें कोई गुण का प्रयोग हो रहा है? नहीं, तो गुणवाचक भी नहीं होगा। यह कुत्ता मेरा है, इसमें कहीं परिमाणवाचक का प्रयोग हो रहा है? नहीं, तो इसलिए यहाँ परिमाणवाचक भी नहीं होगा। इसलिए यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण जो होगा वो सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? यहाँ पर आपको क्रिया का रूप बताना है। ऑप्शन ए आकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी आज्ञार्थक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन ना करके किसी अन्य के द्वारा उसे पूर्ण करता है तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? यहाँ पर छात्र स्कूल गए थे, इसमें भूतकाल का कौन सा रूप है बताना है। ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। यहाँ पर छात्र स्कूल गए थे, ये तो काम जो है यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर आपको भाववाच्य का उदाहरण बताना है। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। शीला से खाया नहीं जाता। यहाँ पर भाववाच्य बताना है। क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है शीला से खाया नहीं जाता, यही ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि शीला से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव हो रहा है क्या? खाया नहीं जाता। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, ऑप्शन डी स्थानवाचक। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक जो है इस संज्ञा का प्रकार है। किसका प्रकार है दोस्तों? इस संज्ञा का प्रकार है। इसलिए जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। बाकी आपके परिमाणवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक ये सब क्रिया विशेषण के भेद हैं, लेकिन जातिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, इस संज्ञा का भेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल को। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर स्वागत का विच्छेद बताना है। ऑप्शन सु प्लस आगत, ऑप्शन स्व प्लस आगत, ऑप्शन स्व प्लस अगत, ऑप्शन स्व प्लस गत। इसका जो है स्वागत का जो संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सु प्लस आगत।
सु प्लस आगत जो है ये इसका संधि विच्छेद होगा। और यह अगर पूछ लिया जाए स्वागत कैसी संधि है, तो आपको बता देना है स्वागत जो है यण संधि है। कैसी संधि है? यण संधि है। मित्रों कहीं भी अगर जो है कहीं भी आधा अक्षर आ जाए, किसी भी शब्द में आधा अक्षर आ जाए, तो वहां पर हमेशा जो है यण ही संधि होगा। जैसे इत्यादि, 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 यद्यपि, यद्यपि, ये सब जहाँ पर आधे व्यंजन का जो है प्रयोग हो, वहां पर किसी शब्द में आधे व्यंजन का प्रयोग हो, वहां पर हमेशा यण संधि ही होती है। ठीक है ना। अगर आपसे संधि की प्रकार पूछें कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो मित्रों जो संधि होती है 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सु प्लस आगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। जो समासिक पद होता है उसे तोड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी समास विग्रह, ऑप्शन डी समास विच्छेद। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समास विग्रह। समासिक पद को तोड़ना जो है कहलाता है समास विग्रह, जबकि संधि को तोड़ना, जबकि संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ होगा। अजर पजर, अजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए पिंजरे की मरम्मत करना, ऑप्शन बी पिंजरा खाली करना, ऑप्शन सी बुरी तरह मारना, ऑप्शन डी बुरी तरह सताना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बुरी तरह मारना। बुरी तरह मारना। जैसे पुलिस ने डाकुओं के अंजर पंजर ढीले कर दिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बुरी तरीके से मारना। क्वेश्चन नंबर 22 का सही मुहावरे का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। रस का भेद बताना है दोस्तों। यहाँ पर चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, इसमें आपको रस का भेद बताना है। ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस। यहाँ पर मित्रों चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, इसमें कोई भक्ति का प्रयोग हो रहा है क्या? नहीं, तो इसलिए जो है भक्ति रस नहीं होगा। इसमें इस रचना में कहीं हास्य रस का प्रयोग हो रहा है क्या? हंसी की बात हो रही क्या? नहीं। इसमें श्रृंगार का जो है बात हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ मित्रों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर रस। वीर रस जो है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, ये वीर रस का भेद है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो दोहा है इसके प्रथम चरण में आपको मात्राएं बतानी है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। यहाँ पर दोहा के जो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। मित्रों जो दोहा है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दोहा कैसा जो है मात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है।
इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। प्रथम तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दोहा होता है। यहाँ पर आपको बताना है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं, 13-13। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि दोहा के तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तब भी 13 होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पर मित्रों आपको पंक्ति में अलंकार बताना है। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि किसी भी रचना में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आने से वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार क्या होता है, किसी रचना में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर जो है यमक अलंकार होगा। वहां पर कैसा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। यहाँ पर मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 12। दोस्तों जो रामचरितमानस है इसकी भाषा कैसी है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और इसमें कांडों की अगर बात करें तो इसमें कांड 7 हैं, 7 कांड हैं, इसलिए इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं मित्रों, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक है, ये आपके रामचरितमानस के 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 27 दिया गया है, सूरदास के गुरु थे। सूरदास के गुरु थे। ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी व्यासाचार्य। यहाँ पर जो सूरदास के गुरु थे, ऑप्शन सी हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी ममता, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी गुंडा। जो जयशंकर प्रसाद थे इनकी जो पहली कहानी थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम, ऑप्शन ए। जो जयशंकर प्रसाद थे इनकी पहली कहानी ग्राम थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। यहाँ पर किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए सारंगधर, ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी चगनिक। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है बताना है। तो मित्रों जो सारंगधर हैं इन्होंने हम्मीर रासो की रचना की है। किसकी, हम्मीर रासो की। हम्मीर रासो की रचना जो है सारंगधर ने की है। और जो नरपति नाल्य जी हैं ये
बीसल देवरासो की रचना किए हैं। किसकी रचना किए हैं? बीसल देवरासो की। बीसल देवरासो। जो जगनिक जी हैं, इन्होंने परमाल रासो की रचना की है। परमाल रासो। परमाल रासो की रचना जो है जगनिक जी ने की है। और जो चंद्रबरदाई जी है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रबरदाई जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? यहाँ पर महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए नीरजा, ऑप्शन बी रश्मि, ऑप्शन सी निहार, ऑप्शन डी दीपशिखा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निहार। निहार जो है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। और महादेवी वर्मा का जो काव्य संकलन निहार है, और जिसकी रचना जो है सन 1930 में हुई थी। निहार को 1930 में निहार रचना की जो है हुई थी 1930 में। और मित्रों, जो महादेवी वर्मा हैं, इनको यामा रचना पर सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किस सन मिला था? 1982 ईस्वी में इनको मिला था। दोस्तों, इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट आपको अच्छे लगे और हमारे प्रैक्टिस सेशन में रखे हुए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।